Dear students, today we are going to study class 8 English Honeydew lesson 7 A visit to Cambridge। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू के लेसन 7 A visit to Cambridge के बारे में स्टडी करेंगे। Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. As we know, से यह दो व्यक्तियों के मिलन की असाधारण कहानी है। दोनों विकलांग हैं। स्टीफन हॉकिंग is one of the greatest scientists of our time. स्टीफन हॉकिंग समय के महान वैज्ञानिक में से एक हैं। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speak for him in a machine like voice. वे एक प्रकार से लकवे से पीड़ित हैं जिससे वे पहिया कुर्सी तक सीमित हैं और वे कंप्यूटर के बटन दबाते हैं जिससे कंप्यूटर मशीन की तरह की आवाज में बोलती है। फिरदौस कांगा is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. फिरदौस कांगा एक लेखक था तथा पत्रकार है जो मुंबई में रहते हैं तथा काम करते हैं। कांगा was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. फिरदौस जब पैदा हुए थे तो बचपन में उनकी हड्डियां नाजुक व लोचदार थीं। Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair और हॉकिंग की तरह वे भी पहिया कुर्सी पे ही चलते थे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. Cambridge was my metaphor for England. मेरा कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक रूपक था और यह अद्भुत था कि जब मैंने वहां से प्रस्थान किया तो वह मुझसे कुछ भिन्न हो गया था क्योंकि मेरी मुलाकात वहां स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी। It was on the walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. जब मैं कैम्ब्रिज में पदयात्रा कर रहा था तो एक गाइड यानी मार्गदर्शी ने स्टीफन हॉकिंग का नाम, वह बेचारा जो अब एकदम अक्षम था, अपाहिज हो गया था, तथापि वह अपाहिज न्यूटन का सुयोग अधिकारी है।
जिसकी वह कुर्सी अब विश्वविद्यालय में रखता है, और मैं चल पड़ा। एंड आई स्टार्टेड, और मैं चल पड़ा, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीट पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, क्योंकि मैं एक तरह से बिल्कुल भी भूल गया था एक सर्वाधिक तीव्र बुद्धि और पूर्ण रूप से लकवे का शिकार हुए व्यक्ति को। और उस समय का संक्षिप्त इतिहास, द ऑथर ऑफ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम, वन ऑफ द ब्रिटिश बेस्ट सेलर एवर लिव्ड देयर। किस समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक जिसकी सर्वाधिक बिक्री होती थी के लेखक वही थे। When the walking tour was done, जब बातचीत पूरी तरह से हुई, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside phoned Stephen Hawking's house. जब बातचीत पूरी तरह से हुई तो मैं फोन बूथ पर भागकर गया और लगभग फोन की तार खींचते हुए ताकि वह मुझ तक पहुंच सके स्टीफन हॉकिंग के घर पर फोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, फोन पर उनका सहायक से बात हुई। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ wheelchair from India. Perhaps the thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. और मैंने उसे बताया कि मैं भी भारत से एक पहिया कुर्सी द्वारा आया था ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की यात्राओं के विषय में लिख सकूं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन द 10 minutes वुड डू, हाफ एन आवर ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4। मात्र 10 मिनट भी पर्याप्त थे, आधा घंटा। उसने कहा 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अचानक, and suddenly I felt weak all over, और अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। विकलांग होते हुए भी जब वह व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसे उन लोगों से उकताहट होती जिससे आप बहादुरी दिखाते, मानो साहस का कोई खाता अपने बैंक में खोल रहा है और वहां से चेक काटकर साहस दिखाने में तुम आलस दिखा रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रांग इज सीइंग समबडी लाइक यू। केवल एक ही चीज जो दिखाई देती थी, जो तुम्हें साहसी बना सकती थी, दृढ़ता प्रदान करने वाली थी, अचीविंग समथिंग यू, कि कोई कुछ अधिक बड़ा सा प्राप्त करने की। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, देन यू नो, क्या तुम जानते थे तब कि हाउ मच इज पॉसिबल, कैसे संभव होगा, किस तरह से प्राप्त किया जाए। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट
you could. और तुम कैसा विचार करते हो कि उससे कहीं आगे और जा सकते हैं. I have not been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. मैं बहादुर नहीं रहा. उस अदृश्य कंप्यूटर आवाज ने पहली दोपहरी में कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था. I suddenly, surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt quietly every time I spoke to him, forcing him to respond. मुझे निश्चित रूप से कहना था कि सृजनात्मकता शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मक ढंग से रहना ही एकमात्र विकल्प था, परंतु मैं शांत रहा, क्योंकि जब भी मैं उनके सामने बोलता था तो मेरे अंदर अपराध का भाव बना रहता था. मैं उन्हें बोलने को बाध्य करता था. अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वे विराजमान थे और वे कंप्यूटर पर शब्दों को खोज रहे थे. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and the sitting opposite him, I could feel his anguish. The mind violent with thoughts that come out in frozen paras and sentences stiff as corpses. उनकी आंखें नीरस थकान से बंद हो जाती थी और उनके समक्ष बैठा हुआ मैं उनकी व्यथा या कलेश को अनुभव कर सकता था. उनका मस्तिष्क तो विचारों से ओतप्रोत था, जो बर्फीले शब्दों व सब जैसे कठोर वाक्य बोलकर बाहर निकलते थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि विकलांग जन हमेशा दुखी रहते हैं. मैंने कहा, मुझे पता है कि यह सच नहीं है. क्या तुम दिल से हंसते हो? About 3 minutes later he responded. लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने जवाब दिया, I find it amusing when people patronize me. मुझे रुचिकर लगता था जब लोग मुझे संरक्षण देते थे. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और क्या आपको खराब नहीं लगता जब मेरे जैसा व्यक्ति आपके किसी भी काम में बाधा डालता हो? The answer
false. Flashed, क्षण भर में जवाब आया, यस हाँ. Then he smiled, his one way smile. तब वे जरा सा मुस्कुराए. मैं जानता था, without being sentimental or silly, बिना किसी शर्मिंदगी के और बिना किसी भावुकता के वो जो है मुस्कुराए. And that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और मानो मैं एक दुनिया में सर्वाधिक एक ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा था. A first glimpse of him is shocking. उनकी पहली झलक अचंभित कर देने वाली होती है. Because क्योंकि he is like a still photograph. क्योंकि वह एक फोटोग्राफ की तरह, एक फोटो की तरह जो है दिखाई देते हैं, लगते हैं. As if all those pictures of him in images, यदि आप उनकी सभी फोटो के बारे में, सभी पिक्चर्स के बारे में कल्पना करेंगे, एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्रों के बारे में, तो हैव टर्न 3 डिमेंशनल. तो मानो पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में वो 3 प्रकार के आयामी उनके नजर आते हैं. Before you like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside. It is the incandescence of a man, the body almost irrelevant, exit only like a case made of shadows. So that I know believer in external soul knows that this is the that each of us is every time else and necessary. आपके समक्ष एक मनुष्य की अंतरात्मिक आभा दृश्यमान है, ऐसे लैंटेन की तरह जिसकी शीशे की दीवारें इतनी पतली हो गई हैं कि केवल अंदर प्रकाश की लौ दिखाई देती है. शरीर करीबन असंगत हो चुका था, जो प्रतिबिंब से निर्मित शाय की तरह था. इस प्रकार मैं अस्वस्थ आत्माओं को मानने वाला हूं. यह समझो कि हमने से प्रत्येक की यही स्थिति है. शेष सभी चीजें अनावश्यक सजावट वाली हैं.